नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजंस फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स। इनमें से कौन सा रीजन जो है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए फॉल्स है। चलिए आइए देखते हैं, इलेक्शन जो कंडक्ट किए जाते हैं इनमें से कौन सा रीजन उसके लिए फॉल्स है। ए है हमारा, इलेक्शंस एनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्शंस जो होते हैं वो लोगों को गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जज करने का अवसर देते हैं। ये क्या है, ये और जो हमारा स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है, क्योंकि इलेक्शंस इसीलिए होते हैं, इलेक्शंस होते हैं तो उससे जो गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस जज करने का लोगों को अवसर मिलता है। बी हम देखेंगे, पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। इलेक्शन के द्वारा लोग क्या करते हैं, अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का उन्हें मौका मिलता है। तो ये क्या है, या फिर उसके द्वारा वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ये क्या है, ये भी सही है। थर्ड क्या है, इलेक्शंस एनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। इलेक्शंस के द्वारा लोगों को अवसर मिलता है जुडिशरी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का, उसका आकलन करने का लोगों को अवसर मिलता है जुडिशरी की। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जुडिशरी की जो परफॉर्मेंस है उसे इवेल्युएट करने का अधिकार लोगों को नहीं होता है। जुडिशरी जो होती है वो नियुक्त होती है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, इन दोनों के सहयोग से। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो जुडिशरी होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो इलेक्शन से एनेबल पीपल टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी, तो ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स, क्योंकि जुडिशरी की नियुक्ति या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे लोग जो होते हैं वो जज नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा है ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। हम डी बी ऑप्शन देख लेते हैं। पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर। तो लोग जिन पॉलिसीज को प्रेफर करते हैं उसका उन्हें मौका मिलता है। तो ये क्या है, ये भी सही है। तो जो फॉल्स होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। इनमें से कौन सा रीज़न ये कहने के लिए सही नहीं है कि इंडियन इलेक्शंस जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए हमारा है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। बी क्या है, इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। ये तो सही बात है कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो काफ़ी पावरफुल है। सी है, इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट। इंडिया में अबव 18 जिसकी एज है उसे वोट करने का राइट है, ये भी सही है। डी पे आते हैं, इन इंडिया द लूजिंग पार्टीज एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। जो हारने वाली पार्टियां होती हैं वो जनादेश को स्वीकार करती हैं इंडिया में, या फिर इलेक्टोरल वर्डिक्ट को लूजिंग पार्टी जो होती है वो एक्सेप्ट करती है। ये क्या है, ये भी सही है, क्योंकि जब जो पार्टी हार जाती है वो जीती हुई पार्टी को बधाई देती है और फिर उनके साथ काम करने की बात होती है। तो डी जो है वो भी सही है कि इंडिया में जो लूजिंग पार्टी होती है वो इलेक्टोरल वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, अब हम आते हैं ए जो हमारा था, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। तो इंडिया अगर वर्ल्ड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वोटर है, लेकिन मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या में अगर लोग वोटर पाए भी जाते हैं, तो ये इस चीज़ के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है कि इंडिया विच इज़ नॉट अ गुड रीज़न टू से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। इंडियन इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक हैं, ये बताने के लिए ये सही रीज़न नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर
कहीं पे भी लार्जेस्ट नंबर में वोटर्स हो या फिर लोएस्ट नंबर में हो, वो ये चीज़ बताने के लिए नहीं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर कोई कम संख्या में वोटर्स कहीं पे भी हों तो अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी है तो है, उसमें वोटर्स के नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो राइट रीज़न जो होगा इसका कि ये रीज़न नहीं है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वोटर्स ये केवल ये बताने से ये साबित नहीं होता कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन ए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है। ये देखते हैं, इसमें ए है इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ज़रूरी है कि वोटर लिस्ट को अप टू डेट किया जाए। बी है सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो एससी एंड एसटीज के लिए रिजर्व करनी चाहिए, क्योंकि देखेंगे लोग मैच कराएंगे अभी। एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, सभी को एक वोट का अधिकार है, क्यों वो भी देखेंगे। पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज, पार्टी जो है जो पावर में पार्टी है उसे व्हीकल का यूज़ अलाउ नहीं है, क्योंकि। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर लिस्ट अप टू डेट। वोटर लिस्ट को अप टू डेट करना ज़रूरी है क्योंकि देयर इज़ अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल, बिकॉज सेक्शन इन आवर सोसाइटी एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू elect their representative, all candidates must have a fair chance to competing in elections, and fourth हमारा यहाँ पर है some people may have moved away from the area where they voted last। तो जो राइट हमारा इसका मैच होगा फर्स्ट वाले का, वो क्या होगा, वो फोर्थ होगा, क्योंकि ज़रूरी है वोटर लिस्ट को अप टू डेट करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि लास्ट टाइम जिन्होंने जहाँ से वोट किया था वहाँ से वो मूव कर गए हों। ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि उन्होंने लास्ट टाइम कहीं पे वोट किया है, वहाँ से वो कहीं और जगह चले गए होंगे, तो इसलिए वोटर लिस्ट को अप टू डेट करना ज़रूरी है। तो इसका मैच हम कराएंगे किससे, लास्ट वाले से। फर्स्ट का मैच फोर्थ वाले से, लास्ट से यानी। फिर हम देखते हैं सेकंड इसमें हमारा है सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज सो दैट, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो एससी एसटीज के लिए रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल बिकॉज सिलेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में जिससे कि सभी सेक्शन का या सभी तबके का फेयर सिलेक्शंस हो सके, ठीक है। फेयर तरीके से चुनाव रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो सके, सभी का प्रतिनिधित्व जो है वो हर सेक्शन का सही तरीके से हो सके। तो बी का हमारा मैच किससे है, इधर फर्स्ट वाले से, कि सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज सो दैट, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है एससी एसटी के लिए रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि हर सेक्शन, हमारी सोसाइटी के हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो सके सही तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारा है एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, सभी को एक वोट का अधिकार है, क्यों है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये दो बचे हैं। एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिससे कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, वरना अगर ऐसा नहीं हो कि सभी को सिर्फ एक वोट का अधिकार है तो कोई भी जाके किसी के भी फेवर में कितने भी वोट डाल देगा, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए सभी को क्या है, एक वोट का ही अधिकार है। तो everyone has one and only one vote so that everyone has equal opportunity to elect their representative। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर लास्ट एंड फोर्थ, डी है हमारा पार्टी इन पावर इज नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज, जो पार्टी पावर में है उसे गवर्नमेंट व्हीकल यूज़ करना अलाउ नहीं है, क्योंकि ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ कम्पीटिंग इन इलेक्शन, जिससे कि इलेक्शन में सभी को फेयर चांस मिल सके, एक दूसरे को कम्पीट करने का फेयर चांस, क्योंकि अगर कोई जो गवर्नमेंट में है, जो सत्ता में है, पावर पार्टी जो है, जो पावर में पार्टी है, वो क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट व्हीकल का वो यूज़ कर सकेंगे तो उससे क्या होगा, फेयर इलेक्शन का लोगों को
राइट जो है वो नहीं मिल पाएगा, मतलब कम्पीट करने का, एक दूसरे को कम्पीट करने का फेयर तरीके से नहीं मिल सकेगा मौका, क्योंकि जो सत्ता में है उसको मान लीजिए उसको बहुत सारी गाड़ियां मिल गई, जो दूसरा है उसे नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्शन जो होना है वो सभी के लिए बराबरी से होता है। तो जो सत्ता में है, जो पावर में पार्टी है, वो उसे व्हीकल का यूज़ करना अलाउ नहीं है, जिससे कि सभी कैंडिडेट्स जो है, मतलब अदर पार्टीज़ के भी सभी कैंडिडेट्स को समान तरीके से चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके। आई होप कि आप समझ गए होंगे किससे किसका मैच है और क्यों। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज मेंशन्ड इन द चैप्टर एंड अरेंज देम इन अ टाइम सीक्वेंस बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्टिविटी एंड एंडिंग विद द लास्ट। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इलेक्शन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उन्हें आपको सीक्वेंस में लगाना है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। आपको इस तरीके से ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको सीक्वेंस में लगाना है। क्या है, रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज, काउंटिंग ऑफ वोट्स, मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट, इलेक्शन कैंपेन, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, कास्टिंग ऑफ वोट्स, ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल, अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, फाइलिंग नॉमिनेशन। ये दिया हुआ आपको इसे सीक्वेंस में लगाना है, फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट में जो जिन लोगों का नाम है, अगर उनका प्लेस जो है चेंज हो गया, उस बेस पे उनका जो सेंटर होता है वो नया बनता है, मतलब नया सेंटर उनको अलॉट किया जाता है। ठीक है, जैसी जगह उनकी प्लेस चेंज हो गया। उसके अलावा 18+ जो हो रहे हैं वो इस लिस्ट में ऐड होते हैं, या फिर जो लोग पहले वोट करते थे उनकी डेथ हो गई तो उनका नाम इस लिस्ट से हट जाता है। तो नई सबसे पहले क्या होता है, मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट बनती है। नंबर 1 पे हमारा हो गया मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट। सेकंड क्या है, अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया जाता है, उस जिसमें कि होता है कि कहाँ पर कब कौन किस चीज़ का इलेक्शन है, किस प्लेस पर किस चीज़ का इलेक्शन कब है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का इलेक्शन अलग अलग डेट में होता है, तो ये चीज़ जो शेड्यूल होता है वो अनाउंस किया जाता है। तो अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल ये आ गया हमारा सेकंड। फिर इसके बाद है रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज। तो उसके बाद क्या होता है, जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज जो होती हैं वो रिलीज़ करती हैं, जिसमें कि लिखा होता है कि वो जब उनकी पार्टी आएगी, जब उनकी पार्टी जीत जाएगी, उनकी सरकार बनेगी, तो वो क्या क्या काम करवाएंगे। तो इस तरीके के वायदे जो होते हैं, प्रॉमिस होते हैं, वो उसमें उनके मैनिफेस्टोज में होते हैं। तरह तरह की घोषणाएं वो करते हैं। ये और बात है कि उन घोषणाओं को पूरा कराते हैं या नहीं करते हैं, पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, बट उसमें जो घोषणा पत्र वो जारी करते हैं जिससे कि लोग जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, उन्हें वोट करें। ठीक है, इस तरीके से उनका मैनिफेस्टोज जो होता है जारी होता है, वो भी एक लिमिट में होता है, क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं उसमें जारी कर सकता है। जो भी हमारा कमीशन होता है, चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसकी जो आचार संहिता होती है उसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं बस उन्हीं चीज़ों की घोषणा की जा सकती है, कुछ भी उसमें नहीं। और इसमें इस तरीके की घोषणा नहीं की जा सकती है कि जो कि आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आती है। फिर क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन होते हैं जिसमें लोग क्या करते हैं, कैंपेन में लोग साथ में जाते हैं। कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के बारे में तो आप जानते ही हैं, उस टाइम में न्यूज़ में बहुत आता है ये यहाँ गए कैंपेन के लिए, यहाँ गए, तो इस तरीके से कैंपेन में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। फिर आता है फाइलिंग नॉमिनेशन, फिर कौन कहाँ से किस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसा फाइलिंग नॉमिनेशन जो होता है जाके नॉमिनेशन किया जाता है, जिसमें उनके बहुत सारे जो साथ के लोग होते हैं वो साथ में जाते हैं। तो फाइलिंग नॉमिनेशन। उसके बाद क्या होता है, कास्टिंग ऑफ वोट्स, वोट देने का दिन आ जाता है, लोग जाते हैं वोट देते हैं। फिर ऑर्डरिंग ऑफ रिपोल्स वगैरह होते हैं। फिर काउंटिंग होती है वोट्स की, रिपोल्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, वोट्स की काउंटिंग होती है, जिसमें जैसे कि देखते होंगे आप लोग खुद भी देखते होंगे, आपके घरों में भी लोग देखते होंगे कि काउंटिंग जब होती है लोग टीवी के सामने बराबर बैठे रहते हैं, मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि कब कौन सी पार्टी जो है वो जीत रही है। तो काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है, मतलब वोटों की गिनती होती है। ठीक है, फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो होता है, जो कौन जीता, कौन किस नंबर पे आई, ये सारी चीज़ें जो है, कौन विनिंग पार्टी है, तो वो सारी चीज़ें फिर डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। उसके बाद
इलेक्शन रिजल्ट जब काउंटिंग हो जाती है, काउंटिंग के बेस पे जो सबसे आगे है तो उसे बताया जाता है हाँ ये पार्टी जीत गई, तो डिक्लेयर किया जाता है रिजल्ट को। ठीक है, तो हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा मेकिंग ऑफ वोटर्स लिस्ट था, सेकंड था अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, एंड थर्ड हमारा है रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज, थर्ड ये हमारा हो गया। फिर है इलेक्शन कैंपेन किधर है, ये रहा, फोर्थ ये हमारा हो गया। एंड फिफ्थ है फाइलिंग नॉमिनेशन, ये हमारा हो गया 5 पे हमारा हो गया फाइलिंग नॉमिनेशन। सिक्स्थ है कास्टिंग ऑफ वोट्स, ये हमारा हो गया 6। इसके बाद है ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल होते हैं, तो ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल ये हमारा अब आ जाएगा, ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल ये हमारा आ गया 7 नंबर पे। फिर है काउंटिंग ऑफ वोट्स, यहाँ पर क्या होगा, वोटों की गिनती होगी, ये हमारा आ गया नंबर 8। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, ये हमारा आ गया नंबर 9। तो इस तरह से इसे हम सीक्वेंस में लगा देंगे। चलिए बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है सुरेखा इज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ensuring फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इज अ स्टेट, describe what should she focus on for each of the following states of election। यहाँ पर क्या है, सुरेखा जो कि ऑफिसर इंचार्ज है इंश्योर करने के लिए इलेक्शन जो हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि इन स्टेप्स पे उसे किस तरह से काम करना चाहिए, आपको डिस्क्राइब करना है कि इन स्टेप्स पे वो कैसे फोकस करे। ठीक है, क्या है स्टेप्स, इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद है पोलिंग डे, एंड सी जो है वो है काउंटिंग डे। तो सुरेखा को क्या करना है कि सही तरीके से चुनाव जो है वो हो सके, फ्री एंड फेयर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके, उसके लिए उसे कौन से स्टेप पे किस तरह से फोकस करना होगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्शन कैंपेन की। तो इलेक्शन कैंपेन के समय सुरेखा जो है वो नज़र रखेगी कि जो लोग कैंपेन कर रहे हैं तो वो लोगों के पास जाकर रिश्वत तो नहीं दे रहे हैं, या फिर लोग जाकर धमकी तो नहीं दे रहे हैं कि हमारी ही पार्टी को वोट करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी पार्टीज़ के लोग जाते हैं वहाँ पर लोगों को थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं कि आप मेरी ही पार्टी को वोट करना, या फिर जाके तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बांटते हैं। ये बिल्कुल मना है, लेकिन हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर जाकर कुछ ना कुछ जाकर वहाँ पर लोग जो हैं वो लोगों को बांटते हैं जिससे कि लोग उन्हें वोट करें। ये और बात है कि वोटर्स जो हैं कुछ उनके फेवर में आ जाते हैं इस वजह से, कुछ होते हैं नहीं आते हैं। ठीक, तो ब्रीबिंग और थ्रेटिंग वोटर्स, तो वो क्या करेगी, धमकी, लोग रिश्वत या धमकी तो नहीं दे रहे, इस पे नज़र रखेगी। सीकिंग फाइनेंस फॉर और इंश्योर प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और जेंडर, कीप ट्रैक ऑफ कैंडिडेट्स स्पेंडिंग लिमिट, वो नज़र रखेगी कि जो खर्च हो रहा है कैंपेन के दौरान, जो खर्च हो रहा है उसकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा तो नहीं खर्च हो रहा है। अगर लोकसभा चुनाव है तो उसके लिए 25 लाख जो है लिमिट तय की गई है, और विधानसभा चुनाव के लिए 10 लाख तक लिमिट इंश्योर की गई है। कोई इससे ज़्यादा अगर खर्च कर रहा है उस पर वो नज़र रखेगी। उसके अलावा लोग जाके जेंडर के आधार पर वोट मांग रहे हों, या फिर कास्ट के आधार पर वोट मांग रहे हों, या फिर लोगों को कह रहे हो कि हम आपका प्रमोशन कर देंगे, इस आधार पर वोट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मना होती हैं। तो कैंपेन में जाकर, कैंपेन के दौरान लोगों के पास जाकर इस तरीके से वोट मांगना, या फिर कास्ट, जेंडर, या फिर लोगों का प्रमोशन करने की बातों पर वोट मांगना, और या फिर ये करना कि जो लिमिट है खर्च करने की उससे ज़्यादा खर्च करना, इन चीज़ों पे वो नज़र रखेगी। उसके अलावा चेक लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसी के तहत काम हो रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को वो चेक करेगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोलिंग डे। पोलिंग डे पे क्या काम होगा, पोलिंग डे पे सबसे पहला काम होगा कि लोग जो आते हैं वोट करने उनका नाम लिस्ट में है कि नहीं, प्लस उनकी आईडी को चेक करना। ये काम सही तरीके से इलेक्शन हो इसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम यही होता है कि लोगों की आईडी, लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में चेक करना, और उनकी आईडी है कि नहीं। आईडी के तौर पे वो कुछ भी शो कर सकते हैं, चाहे वोटर कार्ड शो करें, आधार कार्ड शो करें, पासपोर्ट शो करें, ड्राइविंग लाइसेंस शो करें,
आईडी वहाँ पर शो करनी है। तो वो इंश्योर करेगी कि लोगों की जो आईडी है वो सही है कि नहीं, जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम है कि नहीं, वो चीज़ें हो गई। फिर बात आती है उसके बाद आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वो कोशिश करेगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हो सके, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव जो है वो हो सके। मतलब कि जो लोग वोट करने आ रहे हैं वो वोट कर सके, उन पे किसी और का प्रेशर ना हो। जैसे लोगों के दबाव में कई बार होता है, कुछ पार्टीज़ के लोग बाहर खड़े हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती वोट जो है वो दिलवाते हैं अपनी पार्टीज़ को। तो ये चीज़ें ना हो। उसके अलावा क्या होता है कि लोगों को धमकी दी जाती है इसे कि मेरी पार्टी को वोट करना है, या फिर कई बार होता है बूथ कैप्चरिंग होती है। लोग बूथ पे जाते हैं और अपनी पार्टी के फेवर में ढेर सारे वोट जो होते हैं वो डाल देते हैं, बाकी लोग देखते रह जाते हैं। तो या तो ज़बरदस्ती जो वोट कराने की चीज़ है वो भी ना हो रही हो। उसके अलावा जाके कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्टीज़ के लोग होते हैं, जाते हैं किसी बूथ को कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ पर अपनी पार्टी के फेवर में ढेर सारे वोट डाल देते हैं। तो ऐसा भी ना हो, इन चीज़ों को वो इंश्योर करेगी। फिर काउंटिंग डे की बात होती है, पोलिंग स्टेशन कैप्चर। हाँ, पोलिंग स्टेशन कैप्चर की बात हमारी हो गई कि पोलिंग स्टेशन कैप्चर तो नहीं हो रहा है कि लोग वहाँ पर जा रहे हैं और ज़बरदस्ती वोट जो है वो डाल दे रहे हैं दूसरों का, उसका। और ये इंश्योर करना कि एक पर्सन एक ही वोट डाल रहा है। फिर काउंटिंग डे की बात आती है। काउंटिंग डे पे वो इंश्योर करेगी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो वहाँ पर ज़रूर हों, जिससे कि वोटों की गिनती जो हो रही है वो आराम से हो सके, उसमें लोग इंश्योर हो सकें कि उसमें कोई धांधली नहीं हुई है। तो जब वोटों की गिनती हो रही है, दोनों पार्टीज़ जो भी पार्टीज़ होंगी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो उनके सामने काउंटिंग होगी। सामने काउंटिंग होगी तो धांधली का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि सब देखते रहेंगे कि हाँ क्या नंबर्स किसके पास कितने वोट्स जो हैं वो जा रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि किसी एक ही पार्टी के फेवर में सारे वोट्स कर दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को इंश्योर करते हुए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हमारा है, द टेबल बिलो गिव्स द प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज अमंग द कैंडिडेट्स हु वॉन इलेक्शंस to the US Congress. Compare these to the proportion of these communities in the population of the US based on this. Would you suggest a system of reservations in the US Congress? If yes, why, and for which communities? If no, why no? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है कि यूएस कांग्रेस में के किसी इलेक्शन में जो जीते हुए लोग थे वो उनके बारे में है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ से थे। अब आपको कंपेयर करना है कि वहाँ पर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो पॉपुलेशन है वो और यूएस कांग्रेस में जो लोग जीते हैं उसमें उनका अनुपात क्या है, आपको कंपेयर करना है। और उसके बेस पे आपको बताना है कि क्या वहाँ पर रिजर्वेशन ज़रूरी है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए या फिर नहीं है। अगर है तो किन के लिए है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको आंसर करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि रिजर्वेशन जो है वो वहाँ पर होना चाहिए या नहीं, ये हमको सजेस्ट करना है। और उसके बाद बताएंगे कि किन के लिए होना चाहिए अगर है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स एंड वाइट्स, ये क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके नंबर्स दिए हैं जो कि परसेंटेज में है, प्रपोर्शन ऑफ द कम्युनिटी इन परसेंट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पॉपुलेशन ऑफ यूएस। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूएस कांग्रेस में वो उनके यहाँ पे परसेंटेज दिए हैं, और यहाँ पर पॉपुलेशन यूएस में उन कम्युनिटीज़ की कितनी है उनके परसेंटेज दिए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये सबसे पहले ब्लैक्स है 8 है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और एंड पॉपुलेशन देखेंगे तो 13 है। उसके बाद हिस्पैनिक्स जो है वो 5 है एंड 13 पॉपुलेशन ऑफ यूएस। वाइट्स जो हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 86 हैं एंड पॉपुलेशन ऑफ यूएस में 70 हैं। अब अगर इसे हम कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें दिख रहा है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं अगर आप देख रहे हैं तो वाइट्स जो हैं उनको प्रेफरेंस लगता है कि ज़्यादा दी गई है,
ठीक है, क्योंकि उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो 86% है एंड पॉपुलेशन ऑफ यूएस जो है वो 70% है। तो यहाँ पर क्या देख के लग रहा है कि हाँ वहाँ पर रिजर्वेशंस की ज़रूरत है। तो हम जो सजेस्ट करेंगे, हम क्या सजेस्ट करेंगे, वहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसकी ज़रूरत है। और किन के लिए है अगर ये देखेंगे हम, तो ब्लैक्स एंड हिस्पैनिक्स जो हैं उनके नंबर्स जो हैं वो, उनके परसेंटेज जो हैं वो बहुत कम है। वाइट्स जो हैं वो 86 एंड 70 के साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम रिजर्वेशन सजेस्ट करेंगे और किन के लिए करेंगे, ब्लैक्स एंड हिस्पैनिक्स के लिए हम रिजर्वेशन सजेस्ट करेंगे। आइए आंसर देखते हैं। यस, द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशंस इन द यूएस कांग्रेस शुड बी प्रेजेंट फॉर ब्लैक एंड हिस्पैनिक्स। Their representation is the US Congress lower than whites who are in majority in the US। तो हम यहाँ पे टेबल में हमको साफ दिख रहा है कि जो whites हैं उनकी मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा है और जो हिस्पैनिक्स एंड whites ब्लैक्स हैं वो काफ़ी कम है, इसलिए रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो इनके लिए वहाँ पर होना चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर, गिव 2 फैक्ट्स टू सपोर्ट योर पोजिशन फॉर ईच ऑफ दीज। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इसके आधार पर क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं आप। स्टेटमेंट्स आपको देखना है कि आप इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आपको बताना है और अपने आंसर के बारे में आपको 2 फैक्ट्स जो हैं वो बताने हैं। चलिए समझते हैं। इसमें ए है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव इनफ पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया में जो है उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करा सके। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम इस पे बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स कहा जाएगा। और इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसके बारे में अगर फैक्ट देने हों तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा सकता है और वो कराता है। इसके साथ ही बात करें कि इलेक्शन कमीशन जो है आचार संहिता बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है, जारी करता है, और जो उसका उल्लंघन करते हैं उन्हें क्या करता है, पनिश भी करता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं किसके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, न कि गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट सर्वोच्च है, उसकी बात जो होती है वो लोगों को माननी होती है। लेकिन जिस समय इलेक्शन हो रहे होते हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं वो किसके लिए काम कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है, उसकी अपनी पावर होती है। This is wrong because the election commission in India is capable of conducting free and fair election। ये हमारा conclusion निकला। Facts क्या है, election commission issue code of conduct and also punishes violators during election duty। The election officer works under the election commission and not under the government। तो ड्यूटी के टाइम क्या होता है, इलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, न कि गवर्नमेंट के। चलिए अब हम देखते हैं इसमें बी हमारा है, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में हाई पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन में लोगों का। तो ये इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि हाँ ये सही है। और इसलिए क्योंकि डे बाय डे हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय के साथ लोगों की वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। और इसके साथ ही हम देखें लोगों की एक्टिविटीज़ जो है, पार्टिसिपेशन जो है वो क्या है, इलेक्शंस में वो भी बढ़ा है। आइए देखते हैं पॉलिटिक्स में बढ़ा है। दिस कैन बी सेड टू बी करेक्ट एज द वोटिंग परसेंटेज हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। समय के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय के साथ अगर हम कहें तो वोटिंग परसेंटेज क्या है, बढ़ा है। पीपल्स इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल एक्टिविटीज़ हैज़ इंक्रीज्ड। लोगों का पार्टिसिपेशन और एक्टिविटीज़ जो है, इलेक्टोरल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें बढ़ा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये सही है। और इसके जो फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने कि समय के साथ वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इलेक्टोरल एक्टिविटीज़ में बढ़ा है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सी इसमें है, इट इज़ वेरी इजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन। ये बहुत इजी है, आसान है कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन जीत जाए। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि ये फैक्ट जो है वो स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया है। सही क्या है कि हमने देखा है जो रूलिंग पार्टी होती है वो भी इलेक्शन हारती है। मतलब पब्लिक का जो मूड है, पब्लिक जिसे समझती है उसे ही चुनती है। ऐसा नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है वही जीते। ऐसा हमने अपनी कंट्री में भी देखा है कि कोई पार्टी जो है वो लंबे टाइम से रूल कर रही है, बट किसी इलेक्शन में क्या हुआ कि उनकी हार हो गई, फिर कोई और पार्टी आ गई। अब जब कोई और पार्टी जो आ गई वो रूल कर रही है, फिर इलेक्शंस हुए, कोई और पार्टी आ गई। तो मतलब इस तरीके से जो है चलता रहता है। ऐसा नहीं कि जो पार्टी रूल कर रही है, जो पार्टी राज कर रही है वही आगे जीतेगी। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इन एन इलेक्शन आर द रूलिंग पार्टी ऑल्सो लॉसेज द इलेक्शंस। उसके अलावा इट हैज़ बीन सीन दैट इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन इलेक्शंस द कैंडिडेट्स लॉस। तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च करना इवन कि अगर हम बात करें कि पैसे खर्च करते हैं, मतलब वो जाके लोगों के बीच में जाते हैं, कुछ सामान जो है लोगों को कुछ चीज़ें देती हैं, जैसे कपड़े दे दिए या फिर मनी लोगों के बीच में दे रहे हैं। तो वो क्या है, वो एक तरह से रिश्वत है जिसके के लिए जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसकी मनाही ही है, बट चोरी छिपे लोग ये काम कर लेते हैं। गाँवों में बड़े स्तर पे होता है, सिटीज़ में भी बहुत बड़े स्तर पे होता है, बट सिटीज़ में थोड़ा सा चोरी छिपे ये काम ज़्यादा होते हैं। बट लोग उनसे चीज़ें तो ले लेते हैं, चाहे वो मनी दे रहे हैं चाहे सामान दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं उसमें भी पैसे खर्च कर रहे हैं। तो वो अच्छा खासा मनी जो है वो खर्च करने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग तो उनसे सामान ले लेते हैं, लेकिन जब उन्हें वोट करना होता है तो अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही जाकर वो वोट करके आते हैं। डी हम देखते हैं, मेनी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक आवर इलेक्शंस कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर। हमारे इलेक्शंस जो हैं वो कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर कराने के लिए उसमें बहुत सारे सुधार ज़रूरी हैं। तो ये कंक्लूज़न क्या निकला? हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि अगर ये सुधार होते हैं तो बहुत सारी जो छोटी पार्टीज़ होती हैं उन्हें इलेक्शंस जो है के चैलेंजेस जो होते हैं, इलेक्शन के जो चैलेंजेस होते हैं उसे फेस करने में आसानी होती है। उसके अलावा जो कुछ लोग होते हैं कि अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, अनुचित लाभ लेते हैं, उससे रोकने में हेल्प मिलती है। उसके अलावा जो क्रिमिनल टेंडेंसीज वाले लोग होते हैं, कह सकते हैं आपराधिक प्रवृत्ति वाले हो सकते हैं, उन्हें उन कैंडिडेट्स को इलेक्शन पार्टिसिपेशन से रोका जा सकता है। यस, करेक्शन इज नेसेसरी एज सम कैंडिडेट्स टेक अनड्यू एडवांटेज व्हेन मनी इज हाई। लोगों के पास मनी ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं, मनी के बल पर कई बार क्या होता है, अवांछित लाभ जो होते हैं, अनड्यू एडवांटेज जो होते हैं वो ले सकते हैं। तो सुधार जो ज़रूरी होगा उससे क्या होगा, कंट्रोल जो इलेक्शन कमीशन है उसका कंट्रोल लोगों पे ज़्यादा बढ़ेगा, उनकी निगरानी ज़्यादा की जाएगी, जिससे जो छोटी पार्टीज़ हैं वो भी आसानी से उन चैलेंजेस को फेस कर सकेंगी। और जो कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल टेंडेंसीज विल बी डिबार्ड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। जो क्रिमिनल टेंडेंसीज वाले लोग हैं वो इलेक्शन से डिबार्ड कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। क्यों? जितना वो इलेक्शन कमीशन की बात है, अगर वो उसमें सुधार हो रहे हैं और जितना ही वो सख्त होता जाएगा, उसके रूल्स जो हैं सख्त होते जाएंगे, उतनी ही लोगों को आसानी होगी जो सही तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे वो छोटी पार्टीज हों या बड़ी हों। और जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले होंगे, क्रिमिनल टेंडेंसीज वाले लोग होंगे, उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेशन से रोका जा सकेगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, चिन्नप्पा वॉज कन्विक्टेड फॉर टॉर्चरिंग हिज वाइफ फॉर डाउरी। Satvir was held guilty of participating untouchability. The court did not allow either of them to contest elections. Does this decision go against the principles of democratic elections? चलिए, यहाँ पर क्या बात हो रही है, चिन्नप्पा कोई पर्सन का नाम है जो कि सज़ा पाया है, किस लिए? अपनी वाइफ को डॉरी के लिए टॉर्चर करने के लिए, दहेज के लिए टॉर्चर करने के लिए सज़ा पाया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सतवीर जो है वो छुआछूत मानने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने इन दोनों के इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन से मना कर दिया है। क्या कोर्ट का जो ये फैसला है ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अगेंस्ट जाता है? अगर हम इसकी बात करें तो कोर्ट का जो फैसला है वो क्या है, वो पूरी तरह से फेयर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऐसे काम कर रहा है
दहेज लेना ही जुर्म है। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, दहेज के लिए अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहा है, यानी वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक, वो कानून को भी नहीं मानता, वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। वहीं सतबीर की बात करें तो सतबीर क्या कर रहा है, अनटचेबिलिटी का दोषी पाया गया है। अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ जो है समाज से पूरी तरह खत्म करने की बात हो रही, वहीं वो अनटचेबिलिटी मानने का दोषी, छुआछूत मानने का दोषी पाया गया है। तो जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो अपने आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो इलेक्शन लड़ के बाकी पूरे समाज का क्या भला करेगा। और ऐसे लोग जो हैं वो हॉनरेबल सिटीज़न जो है वो साबित नहीं होते हैं। तो कोर्ट का जो भी फैसला है कि इन्हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, वो बिल्कुल क्या होगा, फेयर होगा। तो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके आंसर जो है वो आप अपने से ही लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने से समझ सकते हो कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जो इनके काम रहे हैं, चाहे सतबीर के या चिनप्पा के, ये दोनों काम क्या रहे, दोनों काम ही समाज के खिलाफ हैं। जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है उसको ये क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। जो हमारे रूल्स हैं उन्हें ये बिगाड़ते हैं। तो ये दोनों ही को इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन से अगर रोका जा रहा है तो ये बिल्कुल ही फेयर डिसीजन है। दिस इज अ फेयर डिसीजन, दिस डिसीजन डज नॉट गो अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एट ऑल। डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक इलेक्शन, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी कर सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट के अंदर है। हर चीज़ के रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके ये अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाता है फैसला। देयर एक्शंस शो दैट दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द फैमिली एंड नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर and they did not prove to be honorable citizen of the country। तो इससे प्रूव होता है कि वो कंट्री के हॉनरेबल सिटीजन नहीं, आदर्श नागरिक वो नहीं है। तो इसलिए उन्हें इलेक्शन में, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पार्टिसिपेशन से रोका जाना सही है फैसला। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हियर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इज देयर एनीथिंग दैट दीज कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम इंडिया टू इम्प्रूव देयर इलेक्शंस? व्हाट वुड यू सजेस्ट इन ईच केस? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स की यहाँ पर चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट्स हैं। इज़ देयर एनीथिंग दैट दीज कंट्रीज़, क्या ये कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया से अपना इलेक्शन इम्प्रूव करने के लिए इंडिया से वो क्या कुछ सीख सकते हैं? आपके सामने क्या होगा, व्हाट वुड यू सजेस्ट इन ईच केस? आपके सामने कुछ केस होंगे, आपको सजेस्ट करना है कि वो इंडिया से अपने इलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्या सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ए है, ड्यूरिंग एन इलेक्शन इन नाइजीरिया द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ काउंटिंग वोट्स डिलिबरेटली increased the votes of the one candidate and declared him elected. The court later found out that more than 5 lakhs exercise votes cast for one candidate were counted in favor of another। यहाँ पर क्या है कि नाइजीरिया का केस है यहाँ पर, जहाँ पर ड्यूरिंग इलेक्शन काउंटिंग करते समय जो काउंटिंग ऑफिसर था उसने क्या किया, जानबूझकर किसी पर्सन के वोट जो थे वो बढ़ा दिए और उसे विजयी घोषित कर दिया। ठीक है, उसे इलेक्टेड घोषित कर दिया, उसे विजयी घोषित कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने बाद में पाया कि 5 लाख से ज़्यादा वोट्स जो थे दूसरे पर्सन के, इस जीते हुए पर्सन के उस वोट काउंटिंग में ऐड कर दिए गए थे। तो ये क्या थे, ये चुनावी गड़बड़ी थी कि किसी और के जो वोट्स थे वो दूसरे पर्सन के वोट्स में ऐड कर दिए गए और उसे विजयी घोषित कर दिया गया। अब इसे सुधारने के लिए इंडिया से क्या सीख सकते हैं? अगर इंडिया की बात हो तो इंडिया में जब भी काउंटिंग होती है तो क्या होता है, हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो वहाँ पर होते हैं, जिससे कि काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका ना हो, काउंटिंग जो है वो फेयर तरीके से हो सके। तो हर पार्टी के कैंडिडेट्स जो हैं वो वहाँ होते हैं। अगर यहाँ भी ऐसा होता, जो नाइजीरिया की बात है, वहाँ भी वोटिंग के टाइम में हर पार्टी के
कैंडिडेट्स अगर वहाँ पर होते तो वो देखते कि वोटिंग जो है वो सही जा रही कि नहीं जा रही, उसी समय वो विरोध करते। तो आगे उसमें दूसरे पर्सन के में ऐड करना या फिर ऐड करके रिजल्ट घोषित कर देना, तो ये सारी चीज़ें ना होती। तो अगर आप इंडिया से ये सीख सकते हैं तो ये कि जब भी वोट काउंटिंग हो रही है तो जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, जिन लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया था, उन सभी कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होने ज़रूरी हैं, जिससे वो देख सके कि फेयर तरीके से काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग भी जो है वो फेयर तरीके से हो सके। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट केस। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी, यानी कि हमारा सेकंड केस। जस्ट बिफोर इलेक्शन इन फिजी अ पैम्फलेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड वार्निंग वोटर्स दैट अ वोट फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी विल लेड टू ब्लडशेड। दिस वाज अ थ्रेट टू वोटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ पर क्या है कि जस्ट बिफोर इलेक्शन से ठीक पहले फिजी की बात हो रही है कि वहाँ पर पैम्फलेट जो थे वो बांटे गए लोगों के बीच में, जिसमें लिखा था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महेंद्र चौधरी को वोट किया तो ब्लडशेड हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, और इस तरह की जो धमकी थी वो दी गई वोटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो वोटर्स थे उन्हें दी गई। तो इसमें इंडिया से सीखने वाली बात क्या है कि इंडिया से ये क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए पेपर्स, वो क्या था, ये जो चीज़ थी वो गलत थी। इसके लिए इंडिया से ये सीख सकते हैं कि अगर ऐसे केस होते तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और ऐसे पार्टी या फिर कैंडिडेट को डिसमिस कर दिया जाता है। सेम चीज़ फिजी में होनी चाहिए कि जो भी ऐसा करता है, जो भी इस तरह के पैम्फलेट बंटवा रहा है, उसे क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ, उसके लिए उसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, और अगर कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जो भी दोषी पाया जाता है उसे डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सी। इन द यूएस ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ वोटिंग, इट्स ओन प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग एंड इट्स ओन अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। ठीक, authorities in the state of Florida took many controversial decisions that favored Mr. Bush in the presidential election in 2000, but no one can change those decisions. यहाँ पर क्या है, यूएस में हर स्टेट का अपना वोटिंग, काउंटिंग और इलेक्शन कंडक्ट कराने का अपना मेथड है। इसमें यहाँ पर क्या है, 2000 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2000 में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2000 में अथॉरिटीज़ जो हैं स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के स्टेट में अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने मिस्टर बुश के फेवर में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिए जिन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया और उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये गलत है। अगर इंडिया से सीखने वाली बात यहाँ पर है तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन इसके अगेंस्ट एक्शन लेता। इलेक्शन कमीशन जो भी काम करेगा, यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जो भी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ले लिए वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता, वो स्वतंत्र होकर काम करता है। इलेक्शन कमीशन का काम है इंडिपेंडेंटली काम करना, स्वतंत्र होकर काम करना, न कि किसी के फेवर में काम करना, न कि किसी के इन्फ्लुएंस में काम करना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन शुड बी सच दैट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री होकर काम करता है इंडिया में, और यही चीज़ वहाँ पर उन्हें सीखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पर वो फ्री पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री होकर काम करे, जो चीज़ गलत है उसके लिए एक्शन ले, जो चीज़ चेंज करनी है वो करे। इफ़ वी सी द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इंडिया में अगर हम देखें तो वहाँ पर पॉलिटिकल जो इलेक्शन कमीशन है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री होकर काम करता है। तो यहाँ पर अगर जो केस जो हमारे थे वो तीनों केस जो थे वो सॉल्व हो गए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हियर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ माल प्रैक्टिस इन इंडियन इलेक्शंस, आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इन ईच केस, व्हाट शुड बी डन टू करेक्ट द सिचुएशन। यहाँ पर क्या है कि इंडियन इलेक्शन से रिलेटेड कुछ गड़बड़ियों की रिपोर्ट्स, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि इंडियन इलेक्शन में गड़बड़ियों की हैं। आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है और फिर बताना है कि उसे किस तरह से सही किया जा सकता है, उस सिचुएशन को किस तरह से सही किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसमें
केस नंबर 1 यानी कि ए, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस द मिनिस्टर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रीओपन द क्लोज शुगर मिल। यहाँ पर क्या है, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस की घोषणा होते ही मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया लोगों से कि बंद पड़ी हुई शुगर मिल को, क्लोज शुगर मिल को रीओपन किया जाएगा, रीओपन करने में फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। तो इसमें अगर हम देखें कि गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी ये है कि जब चुनावी घोषणा हो जाती है, जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती है, उसके बाद कोई भी नीतिगत फैसले जो हैं वो नहीं लिए जा सकते, इस तरह की घोषणा नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ काम करेगा, अब इस सिचुएशन को कैसे सुधारा जाएगा? उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ काम किया, क्योंकि जब अनाउंसमेंट इलेक्शन का हो गया तो उन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट की, इस तरह के प्रॉमिस जो थे वो लोगों से किए, ये उन्होंने गलत किया, ये उसमें गड़बड़ी हुई। अब उसे सही किस तरीके से किया जा सकता है? इस तरीके से कि उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करने दिया जाए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो कि सबके लिए बना है, सबके लिए बराबर है, उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन इज रॉन्ग, दिस एक्टिविटी डज नॉट फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। उनकी जो एक्टिविटी है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती। फॉर दिस द मिनिस्टर शुड नॉट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। उन्हें इलेक्शन में कॉन्टेस्ट लेने से मना करना चाहिए, उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट बी, केस नंबर बी। Opposition parties alleged that their statements and campaign was not given due attention in दूरदर्शन and ऑल इंडिया रेडियो। अपोजिशन पार्टी का आरोप है कि उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो कैंपेन हैं, उन्हें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे सही जगह नहीं मिलती। तो अगर इसकी बात करें तो सभी पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन के टाइम में बराबर होती हैं। जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है, सभी को उचित जगह मिलनी चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन जो है उस पे सभी के जो स्टेटमेंट्स हैं, सभी के जो कैंपेन हैं, उन्हें उचित जगह मिलनी चाहिए। जैसे कि हमने भी देखा है कि जो न्यूज़ वगैरह होती है, न्यूज़ चैनल जो होते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे बराबर जब इलेक्शंस होते हैं चीज़ें चलती रहती हैं, हर पार्टी के एड्स वगैरह आते रहते हैं, उनके जो कैंपेन होते हैं, उनकी न्यूज़ जो है, न्यूज़ में हम लोग देखते हैं वो दिया जाता है। तो हर पार्टी को वहाँ पर जगह मिलनी चाहिए, उनके जो कैंपेन है, उनके स्टेटमेंट्स, क्योंकि उनके कैंपेन में सभी नहीं शामिल हो रहे हैं, उनके स्टेटमेंट सभी नहीं सुन रहे, तो वो चीज़ें दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इन्हीं चीज़ों के जरिए सबके पास पहुँचते हैं। तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे अगर उन्हें उचित जगह नहीं मिल रही है तो वो उन्हें दी जानी चाहिए। दिस इज़ नॉट राइट, ऑल द पार्टीज शुड गेट प्रॉपर प्लेस इन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। सभी पार्टीज़ को प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन पे बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो चीज़ें गलत है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सी। यहाँ पर केस नंबर सी है, एन इंक्वायरी बाय द इलेक्शन कमीशन शोड दैट इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ स्टेट कंटेन नेम ऑफ 20 लाख फेक वोटर्स। इलेक्शन कमीशन की एक जांच में उन्हें दिखता है कि किसी स्टेट में 20 लाख फेक वोटर्स के नाम दिखते हैं। यहाँ पर क्या है, फेक वोटर्स के नाम जो हैं किसी इलेक्शन में या किसी स्टेट में फेक वोटर्स के नाम हैं, जो कि बहुत बड़ी गलत चीज़ है। 1 मैन 1 वोट कहा जाता है और यहाँ पर 20 लाख फेक वोटर्स के नाम हैं, यानी कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, चुनावी हेराफेरी हुई है, वोट रिगिंग यहाँ पर हुई है, जिसके लिए इसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? इसे सुधारने के लिए वहाँ पर री अनाउंस करना चाहिए, वहाँ पर री इलेक्शन अनाउंस्ड करने चाहिए। इट फेक वोटर्स आर फाउंड विच शोज वोट रिगिंग, री इलेक्शन शुड बी अनाउंस्ड, वहाँ पर री इलेक्शन अनाउंस्ड होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर डी। केस नंबर डी है, द हुडलम्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वर मूविंग विद गन्स physically preventing supporters of other political parties to meet the voters and attacking meeting of other parties। किसी पार्टी के हुडलम्स गुंडे जो हैं वो बंदूक के साथ मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं और अदर पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स हैं उन्हें वो चुनाव में भाग लेने से रोक रहे हैं, एंड अदर पार्टीज़ की जो मीटिंग्स हैं वहाँ पर वो अटैक कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, क्या दर्शाता है? ये चीज़ पूरी तरह से गलत है कि किसी को भी परेशान करना, चुनाव इलेक्शंस हो रहे हैं उसके दौरान किसी को भी परेशान करना, किसी भी पार्टी में अगर हुडलम्स हैं जो कि दूसरों को परेशान कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। इसके लिए जिस पार्टी
के वो हुडलम्स हैं उस पार्टी को क्या किया जाना चाहिए, पूरी तरह से बर्खास्त कर देना चाहिए। Election Commission should sack that party because both muscles powers and money powers are not acceptable in elections। ऐसे में क्या करना चाहिए, उस पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए। और क्योंकि इलेक्शन में क्या है, जो आचार संहिता कहती है कि उसके तहत न तो मनी पावर चलेगा न मसल पावर चलेगा। तो यहाँ पर मसल पावर चला रहे हैं वो कि अटैक भी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और गन के साथ घूम रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मसल पावर एंड मनी पावर। मसल पावर वो दिखा रहे हैं, तो जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर मसल पावर जो है वो अलाउ नहीं है, मनी पावर अलाउ नहीं है। तो जो भी पार्टी ऐसा कर रही है तो उस पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, रमेश वॉज नॉट इन क्लास व्हेन दिस चैप्टर वॉज बीइंग टॉट। ही केम द नेक्स्ट डे एंड रिपीटेड व्हाट ही हैड हर्ड फ्रॉम हिज फादर। कैन यू टेल रमेश व्हाट इज रॉन्ग विद दीज स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि रमेश जो कोई स्टूडेंट है कोई स्टूडेंट है जो कि किसी दिन स्कूल नहीं गया। जिस दिन वो नहीं गया उसके नेक्स्ट डे वो आया, उसने अपने फादर से जो बातें सुनी थी उसे उसने बताया। उसका जो स्टेटमेंट था उसमें कुछ गड़बड़ी थी, आपको पहचानना है। स्टेटमेंट्स आगे आपके सामने होंगे, आपको देखना है और बताना है कि उसमें क्या रॉन्ग है। आइए देखते हैं, इसमें ए है, वुमेन ऑलवेज वोट द वे मेन टेल देम सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गिविंग देम द राइट टू वोट। क्या था उसका स्टेटमेंट कि वुमेन जो होती हैं, महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के कहने पे, वुमेन मेन के कहने पे वोट करती हैं, जिसे वो कहता है उसे वोट करती हैं, इसलिए वुमेन को वोट करने का राइट नहीं है। तो उसके स्टेटमेंट में क्या गलत है। अगर हम देखें तो वुमेन जो है समय के साथ क्या है, लार्ज नंबर में उनका पार्टिसिपेशन जो है वो वोटिंग में बढ़ा है, बहुत काफ़ी संख्या में उनका वोटिंग में पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा है। और अगर कोई उन्हें फोर्स करता है, एक होता है डिस्कशन करना, वो तो दूसरी चीज़ हुई, लेकिन अगर कोई उन्हें फोर्स करता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही वोट करना है, तो ये क्या है, ये सही तरीका नहीं है, ये डेमोक्रेटिक नहीं कहा जाएगा। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर जो भी वुमेन होगी उसे वोट करने का पूरा राइट होगा। और पार्टिसिपेटिंग जो होगा, इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा, उसमें पार्टिसिपेशन में भी उसको पूरी छूट होगी, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और वोटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट कि वुमेन को वोट करने का राइट नहीं है या फिर वो पुरुषों के कहने के अनुसार ही वोट करती हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें वोट करने का पूरा राइट है। जो वुमेन है उन्हें वोट करने का पूरा राइट है, और जहाँ भी उन्हें फोर्सफुली किसी को भी वोट ज़बरदस्ती कराया जाता है तो ये चीज़ क्या है, रॉन्ग है। उन्हें पूरा अधिकार है कि वो वोट भी करें और इलेक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करें। चलिए बच्चे देखते हैं 11 का बी क्या है स्टेटमेंट। पार्टी पॉलिटिक्स क्रिएट टेंशन इन सोसाइटी, इलेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्सेंसस बाय कॉम्पिटिशन। यहाँ पर क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स क्या करती है, क्रिएट करती है सोसाइटी में टेंशन। पार्टी पॉलिटिक्स सोसाइटी में टेंशन क्रिएट करती है और चुनावी फैसले जो हैं, इलेक्शन डिसाइडेड बाय कॉन्सेंसस, जो चुनावी फैसले हैं वो लोगों की सहमति से लिए जाने चाहिए और उन लोगों में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट पे आते हैं, इसमें क्या गड़बड़ी है। सबसे पहले चीज़ कि पार्टी पॉलिटिक्स क्रिएट करती है टेंशन सोसाइटी में, तो हाँ ये बात सही है, पार्टी पॉलिटिक्स जहाँ होती है वो सोसाइटी में टेंशन क्रिएट करती है। बट आगे क्या है कि चुनावी फैसले जो होते हैं वो लोगों की सहमति से लिए जाएं। तो जो भी फैसले होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि हर कोई सपोर्ट में है, हर कोई सहमत है उसके लिए, हर कोई सपोर्ट में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मेजॉरिटी ज़रूर देखी जाती है, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी फैसले लेने हैं तो उसमें मेजॉरिटी ज़रूर देखी जाएगी, बट ज़रूरी नहीं कि सभी उसमें सहमत हो। और कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि लोगों के बीच में अगर कंपटीशन होगा, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन होना ज़रूरी है। कंपटीशन होने से काम जो भी होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोगों के बीच में कंपटीशन होगा तो हर कोई उसमें आगे निकलना चाहेगा। जो इस समय जो रूल कर रहा होगा, जो भी लोग होंगे उनके
मिनिस्टर्स वगैरह, तो सभी क्या होंगे, अच्छे काम कराएंगे जिससे कि वो पार्टी में बने रहें और आगे फिर से इलेक्शंस में वो आ सकें। तो कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। कंपटीशन एक अच्छी चीज़ है जिससे कि कई बार बहुत अच्छे काम भी हो जाते हैं, लोग ना भी करना चाहें। कुछ ऐसे लोग भी होंगे, कुछ ऐसे पर्सन जो लोकहित में वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, लोगों की भलाई के लिए वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन कंपटीशन है इसलिए वो काम वो करेंगे। तो उससे क्या होगा कि कई काम समाज में, सोसाइटी में कई काम अच्छे हो जाते हैं कंपटीशन की ही वजह से। दिस इज ट्रू दैट पॉलिटिक्स क्रिएट टेंशन इन द सोसाइटी, बट इन इलेक्शंस इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन एग्रीज इन द डिसीजंस। ठीक है, competition is good in politics because politicians compete in keeping their promises and in this competition and in making yourself look your best, many beneficial things are done। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें जो होती हैं इसी वजह से कंप्लीट हो जाती हैं, कंपटीशन की ही वजह से। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम स्टेटमेंट सी, ओनली ग्रेजुएट्स शुड बी अलाउड टू स्टैंड एज कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस। देखिए यहाँ पर क्या है कि सिर्फ ग्रेजुएट्स जो हैं उन्हें ही इलेक्शन में खड़े होने का हक है, तो उन्हें ही बस अलाउ होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है अगर हम इसकी बात करें तो मतलब क्या है यहाँ पर, यानी जो ग्रेजुएट नहीं है वो इलेक्शन में स्टैंड नहीं करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें गड़बड़ी ये है कि इलेक्शन में जो भी खड़ा हो रहा है आगे वो जीतेगा, वो क्या काम करेगा, लोगों के हित के लिए काम करेगा, जिससे लोगों का बेनिफिट हो, ऐसे काम उसे करने हैं, उसके लिए वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो लोगों के अच्छे काम के लिए, लोगों के लिए, लोगों का अच्छा करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए एक अपना एक्सपीरियंस होता है और इंसान की अपनी क्वालिटी होती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि डिग्री चाहिए। तो केवल ग्रेजुएट जो है वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि बाकी लोग भी लड़ सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एजुकेशन जो है वो अच्छी चीज़ है, जो एजुकेटेड है अच्छी बात है, कोई एजुकेटेड आ रहा है इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ जो ग्रेजुएट है वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट दोज पीपल हु आर नॉट ग्रेजुएट्स शुड नॉट बी अलाउड टू contest. It is not necessary to have educational qualification to understand the needs of the people to represent their interests। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि जो ग्रेजुएट नहीं है वो चीज़ों को नहीं समझेगा। इट इज़ गुड फॉर कैंडिडेट्स टू बी एजुकेटेड बट ओनली ग्रेजुएट शुड बी गिवन द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, इट विल बी अनडेमोक्रेटिक। तो अगर ऐसा होता है कि रोक दिया जाता है किसी को जो ग्रेजुएट नहीं है, तो ये क्या होगा, अनडेमोक्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, क्वालिटी की ज़रूरत होती है, न कि किसी डिग्री की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।